मिक्स है बच्चे। नेक्स्ट बैच है। बट सारे नॉर्थ के ही होंगे ना, सब नॉर्थ के ही होंगे बच्चे, यस मैम। सारे बच्चे। कोई ऐसा है जो साउथ का हो, साउथ से कोई स्टूडेंट है? नहीं है। देखो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कैपेसिटर निकाला था एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, जिसकी वैल्यू आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आइसोलेटेड कैपेसिटेंस आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल कैपेसिटर निकाला। पैरेलल कैपेसिटर के लिए क्या लिया था, दो प्लेट्स ली थी। एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा था और एक पे माइनस क्यू चार्ज रखा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी। तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो देखो प्लस वाले प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में है। देखो सेकंड डायग्राम E1 E2 जहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, एक बार रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ये E1 की डायरेक्शन है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, और E2 भी इसी डायरेक्शन में। तो जिसकी वजह से सिग्मा 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ई नेट आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब V की वैल्यू ई डी है। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई डी बाय द फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने निकाली, तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन डिस्टेंस D। तो अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपके पास Q की वैल्यू भी है और V की वैल्यू भी। जब V की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी तो आंसर आया Q एप्सिलॉन सिग्मा D। तो सिग्मा को अगर आप लोग Q में चेंज कर लो, सपोज कि यहाँ पे जो प्लेट्स ली हैं उन दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, सेम एरिया की प्लेट्स हैं। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, Q बाय ए। Q बाय ए लिख के आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई है, आया वो कितना आया है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, कैपेसिटेंस निकाला इन प्लेट्स के लिए जिसपे एक चार्ज 2Q था, एक पे चार्ज Q था। तो देखो सबसे पहले बेसिक पे जाओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कब है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तब बनेगा जब चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो तुम यहाँ देख रहे हो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सबसे पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, टोटल चार्जेस को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जब टोटल चार्जेस को डिवाइडेड बाय 2 करोगे यानी 3Q/2, हमेशा यही रूल लगेगा। टोटल चार्जेस को डिवाइडेड बाय 2 करो, जो आंसर आएगा वो वाला चार्ज जाएगा आउटर प्लेट्स पे। जैसे ये आउटर प्लेट्स थी तो यहाँ 3Q/2 गया, ये आउटर प्लेट थी तो यहाँ पे 3Q/2 गया, ठीक है। अब देखो इस प्लेट के पास 2Q चार्ज था टोटल, तो क्या किया, 2Q चार्ज टोटल इक्वल्स टू 3Q/2 इस वाली प्लेट का चार्ज, सपोज जो भी होगा। तो जब 2Q में से इसको माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, Q/2। तो अब जो दूसरी प्लेट है उस पे इसका चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो कितना आ गया, -2। तो आपकी वो इस तरीके से बन गई। देखो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव Q/2 चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव
Q/2 चार्ज। तो आपके पास अब इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स बन गई। तो अब आपको अगर क्या निकालना है, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है Q/2 और C निकालोगे तो देखो Q/2 V। ठीक है, देखो C की वैल्यू यहाँ से निकालो, फिर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ED, E तो कितना रहेगा, जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा आंसर, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी आंसर आ रहा है। चलो ये आंसर देखो क्यों आया है, सेम आंसर तुम देख रहे हो, आप लोगों ने चार्ज कितना कर दिया, आधा कर दिया। देखो पहले पे चार्ज कितना था, Q था, अब आपने चार्ज कितना कर दिया, Q/2, यानी आधा चार्ज कर दिया, फिर भी कैपेसिटेंस कितना आया, बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ पे भी इतना ही आया है और पहले भी इतना ही आया था। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस पे, ना कि चार्ज पे। ठीक है, यस मैम। फिर हमने निकाला था 2 शेल्स का, वो क्यों निकाला था, क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर में देखो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो स्पेस में डिस्टॉर्टेड थी, और फील्ड के अंदर ही मुझे पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना है, तो मैं क्या चाहूंगी, फील्ड भी मेरी स्टोर हो जाए एक जगह पे, कंजर्व हो जाए फील्ड भी। तो जब फील्ड को तुमने कंजर्व किया यहाँ पे, तो एक और स्फीयर लगा दिया, तो -Q चार्ज था, जिसकी वजह से दूसरे स्फीयर पे +Q चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, +Q चार्ज इंड्यूस हुआ, तो बाहर वाले को आपने क्या देखा, पोटेंशियल निकाला, ए वाले का स्फीयर का और बी वाले स्फीयर का। तो पोटेंशियल स्फीयर ए का कितना आ गया, 0, बी वाले का कितना आ गया, ये आपके सामने है। ठीक है, अब क्या करा, सी को की वैल्यू रखी Q/V, तो चार्ज अब Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो VA तो 0 है, तो सिर्फ V की वैल्यू रख दी, कितना आ गया ये, जिससे आपका कैपेसिटेंस आया 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R2। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर का काम क्या है। देखो कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ, बताओ किसकी फॉर्म में करेगा, पोटेंशियल और कहाँ पे स्टोर करेगा, कैपेसिटर के अंदर। फील्ड में, है ना। तो इसी के लिए मुझे एनर्जी स्टोर निकालनी है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर की प्लेट ली, ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, इनिशियली इस कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इस कैपेसिटर की प्लेट पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, मैंने ये कैपेसिटर की प्लेट क्या कर दी, अटैच कर दी। मान लो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना है, अब देखो इनिशियली यहाँ पे सबसे पहले ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इनिशियली द कैपेसिटर इज चार्ज। इंचार्ज है। अब देखो भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, क्या करेगा, यहाँ के जो इस प्लेट के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो वो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो स्मॉल डी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है, वो बच्चों किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, राइट और रॉन्ग, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट, अब ये बैटरी क्या करेगी, इस चार्ज को घुमाएगी, क्योंकि बैटरी का काम क्या है, चार्ज को रोटेट कराना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ से जा जाके इस प्लेट पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, जाके यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो जिस प्लेट से चार्ज निकलेगा, जिस प्लेट से चार्ज रिमूव होगा, उस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, बताओ, पॉजिटिव। इस प्लेट से चार्ज निकलेगा कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और ये प्लेट है तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये चार्ज, मुझे ये बताओ कि जो चार्ज है वो कब तक फ्लो करता रहेगा, जो मतलब चार्ज जो है ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, ये प्रोसेस कब तक चालू रहेगी, जब तक इस कैपेसिटर के बीच में जो ये पोटेंशियल है ये भी इस बैटरी के बराबर नहीं हो जाता, यानी V। क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम हो गया दोनों प्लेट का, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस और इस बैटरी का पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा, है ना, यहाँ भी V और ये भी V, तो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच बैटरी काम ही नहीं करेगी। बैटरी को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी इतनी पोटेंशियल है, मेरे पास भी इतना पोटेंशियल है, तो चार्ज भी क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यस तो देखो क्यों नहीं होगा, देखो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लो ये भी V वोल्ट पे है और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये V वोल्ट पे है, ये नेगेटिव टर्मिनल 0 पे हो जाएगा, इसका भी मान लो ये नेगेटिव 0 पे चला गया। तो अब देखो क्या V, ये पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज इस बैटरी पे जाएगा, नहीं जाएगा, राइट, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, पोटेंशियल सेम है। सेम। तो अब आपको क्या निकालना है, वर्क निकालो, वर्क डन निकालो। स्मॉल चार्ज dq, मतलब या फिर कि इस कैपेसिटर पे जब dq चार्ज स्टोर कराया उसमें कितना काम लगा, एक ही बात है, ये ऐसे लिख लो, वर्क डन टू स्टोर द स्मॉल dq चार्ज। ठीक है, कितना होगा भाई वर्क डन, बताओ, स्मॉल dw निकालेंगे तो कितना होगा, v dq। ठीक है, यही होता है वर्क डन dq, तो ये मैंने लगा। अब कैपिटल वर्क डन देखो क्या होगा, इनिशियली मान लो जब टाइम आपका 0 था, मुझे एक बात बताओ, जब टाइम 0 था तो प्लेट के ऊपर कितना चार्ज था, इनिशियली 0, कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज, तो अनचार्ज का मतलब है जब टाइम 0 था तब कैपेसिटर की प्लेट के पास चार्ज है 0। अब देखो बीच में कहीं ना कहीं dq चार्ज गया होगा, फाइनली जब t इक्वल्स टू t हो गया और जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, मान लो मुझे q चार्ज स्टोर कराना है, तो फाइनल चार्ज हो गया बच्चों कितना, q। ठीक है, इस पे q चार्ज स्टोर हो गया है जब इसका पोटेंशियल जाके v हुआ है। तो देखो इनिशियल कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना हो गया, q। ठीक है, 0 से q चार्ज स्टोर कराया तुमने। आगे बढ़ो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही, अब देखो, तो मैं क्या बोल रही थी कि जब 0 टाइम था तो आपके पास कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, कितना था, 0 चार्ज था। जब टाइम t हो गया, मतलब आपका कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, टाइम t का मतलब क्या है, फुल चार्ज है कैपेसिटर। जब फुल चार्ज हो गया तो मान लो फुल चार्ज कब होगा, जब दोनों के बीच के पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस टाइम पे इस पे चार्ज आ गया q, तो मैंने लिमिट्स लगा दी 0 से q तक, 0 से q। अब मैं v को क्या लिख सकती हूँ, q बाय c लिख सकती हूँ, यहाँ से ये मैंने तुम्हें c की वैल्यू निकलवाई है ना, q इक्वल्स टू सी वी होता है, तो v कितना हो गया, q बाय c, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये हो गया dq। ठीक है, ये q बाय c, अब ये पूछ लेना ये कहाँ से आया, ये फर्स्ट डेफिनेशन ही कराइए कैपेसिटेंस की, जिसमें q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v था और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के c लगवाया था। ठीक है, अब देखो, अब इसको इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2c, है ना, q स्क्वायर बाय 2c। तो देखो कितना वर्क डन हुआ, जब पूरा चार्ज स्टोर कराया तो q स्क्वायर बाय 2c और q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, और देखो अगर q की जगह cv रख दूं, q की वैल्यू कितनी है, cv, q की जगह cv रखो, c स्क्वायर v स्क्वायर 1/2c, तो कितना आ गया, देखो 1/2cv स्क्वायर। तो आपके पास दो चीजें आ गई, देखो वर्क डन, एक तो ये वाली आ गई q की टर्म में, एक cv की टर्म में आ गया। तीसरा निकालो आप जिसमें q और v दोनों आए, c को हटा दो, c हटा दो, c की वैल्यू रख दो q बाय v, तो कितना आ जाएगा 1/2, c की वैल्यू q बाय v, तो क्या बचा 1/2 qv। तो ये इक्वेशन थर्ड। तो देखो
अब ये जो वर्क आया है यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। जो ये वर्क जो किया है यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटर में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। तो कितना स्टोर हुआ, 1/2 क्यू। तो अब ये देखो कि बैटरी ने कितना काम किया, है ना, बैटरी ने कितना काम किया क्यू चार्ज को सर्किट में रिवॉल्व कराने में। बैटरी काम कर रही है ना भाई, चार्ज को उठा के दूसरी प्लेट पे पटक रही है, एक चार्ज को उठाया फिर दूसरी प्लेट पे पटका, तो उस बैटरी ने कितना काम किया देखो। तो निकालो वर्क डन बाय बैटरी, तब सॉल्व करेंगे। वर्क डन बाय बैटरी टू क्या लिखूं, टू रोटेट द चार्ज इन सर्किट। सर्किट में जो चार्ज रोटेट कराया बैटरी ने उसका वर्क डन लिखो भाई। वर्क डन क्या होगा, क्यूवी, कितना चार्ज रोटेट कराया है बैटरी ने। कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे इसको, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। फाइनल चार्ज कितना आ गया बताओ, हमारे जो कैपेसिटर है उसके फाइनल चार्ज कितना आया है, क्यू, है ना। फाइनल चार्ज देखो कितना गया है, क्यू गया है, कि बैटरी पे फाइनल चार्ज, इस पे क्यू चार्ज सबमिट हो गया। इनिशियल चार्ज कितना था बताओ मुझे, इनिशियल चार्ज अनचार्ज 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई पी। तो बैटरी ने जो वर्क डन किया बच्चों कितना आया खुद बताओ, क्यूबी। स्टोर कैपेसिटर ने कितना स्टोर किया, हाफ क्यू। वेरी गुड। कैपेसिटर ने स्टोर किया इसका आधा, 1/2 क्यूवी। ठीक है, सीवी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, सीवी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्यू को क्या लिख दोगे, सीवी, तो ये कितना आ गया, सीवी स्क्वायर। इसको भी रख सकते हो 1/2 सीवी स्क्वायर। तो दोनों की फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो मतलब वर्क डन जो हुआ बैटरी से उसका सिर्फ आधा ही कैपेसिटर में स्टोर हुआ, आधा कहाँ गया, हीट में। आधा कहाँ गया, हीट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हीट का फॉर्मूला लिखो, नहीं चलो हीट मत लिखो, वर्क डन का लिखो। देखो जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, यहाँ से जो काम किया है बैटरी ने वो दो जगह बट गया, कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे बट गया, एक तो कहाँ पे बटा, कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर हुई है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ लिखो वर्क डन जो हुआ है वो किस में चेंज होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है आपकी कैपेसिटर की, प्लस हीट में। ठीक है, तो अब ये चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट, और ये गया आपका वर्क डन। अब तुम कहोगे मैम ये यू फाइनल क्या है, देखो ये एनर्जी जो स्टोर हुई है ये एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है ये पोटेंशियल एनर्जी है। मैं तुमसे यू इनिशियल और यू फाइनल पूछूं इसी केस के लिए, तो मुझे यू इनिशियल और यू फाइनल बताओ। यू इनिशियल कितनी है, क्यू 0 था, तो यू इनिशियल कितनी हो गई, इनिशियल तो क्यू 0 था ना, 0, तो यू इनिशियल 0 हो गई, और फाइनल कितनी है 1/2 सीवी स्क्वायर या क्यूवी में लिख लो। तो देखो वर्क डन कितना हुआ बैटरी से, क्यूवी, स्टोर कितना हुआ 1/2 क्यूवी, प्लस हीट है, तो यानी हीट कितनी लॉस हो गई 1/2 क्यूवी, या फिर आप सीवी स्क्वायर में लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या है, हीट। तो ये इतनी आपकी जो वैल्यू है ये हीट में लॉस हो गई है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखवाया है इसको बहुत अच्छे से स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और जो वर्क डन बाय बैटरी है ये भी, ये वर्क डन बाय बैटरी क्या है, डेल क्यू वी। ठीक है, ये याद रखना क्या है, चेंज इन चार्ज, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ये जरूर याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट। चलो अब आ गई बारी आपके सवाल की।
एनर्जी स्टोर्ड में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है। अब आ गई बारी सवाल की। तो पहला सवाल है, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया वो बताओ। क्वेश्चन पढ़ लो, 5 मिनट 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ो। पहले एक कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस का वी पोटेंशियल से कनेक्टेड था। ठीक है, वी पोटेंशियल से कनेक्टेड था। अब क्या करा, इस कैपेसिटर को उठा के V/2 से कनेक्ट कर दिया। अब सब चीजें बताते जाओ, पहली दूसरी तीसरी। पहला बताओ। फर्स्ट केस में चार्ज कितना है? फर्स्ट केस में कितना चार्ज है? देखो क्यू का फार्क यहाँ पे क्यू के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है, सी और वी के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो क्यू की एक और फॉर्म होती है क्या, सीवी। अगर मैं क्यू इनिशियल पूछूं तो क्यू इनिशियल कितना है? देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी, तो सी। सीवी। बैटरी कितनी है, वी, तो यानी सीवी। फाइनल क्या हो गया, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा भाई, कैपेसिटेंस तो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, मैंने बोला है कैपेसिटेंस स्टार्टिंग में बोला था वी और क्यू से चेंज नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस हमेशा जितना इनिशियल है हमेशा उतना ही रहेगा। कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, कैपेसिटेंस कब चेंज होगा, जब एरिया में चेंज आएगा। अगर क्यू और वी चेंज हो रहे तो सी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सी कितना रहा, अब बताओ भाई वी कितना हो गया, V/2। V/2। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया? अब बैटरी कितना चार्ज फ्लो कराएगी बताओ। 3 CV/2। मैंने क्या लिखवाया देखो, नेट चार्ज। अच्छा एक चीज बताना, यहाँ पे बैटरी के पास प्लस सीवी चार्ज था, यहाँ इस प्लेट पे माइनस सीवी। अब यहाँ पे देखो प्लस सीवी, यहाँ पे अभी प्लस सीवी है और यहाँ पे माइनस सीवी। जस्ट इसको V/2 के पोटेंशियल से क्या करा है, कनेक्ट करा है। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V, और जो बैटरी है वो कितनी है बच्चों, V/2। देख रहे हो, V/2। यानी चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, कैपेसिटर से बैटरी में, राइट। कैपेसिटर से बैटरी में चार्ज फ्लो होगा, और जब तक फ्लो होगा जब तक इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल कितना नहीं हो जाता, V/2 V/2। नहीं हो जाता। तो मैंने जब तुम्हें वर्क डन निकलवाया था तो क्या निकलवाया है, वर्क डन देखो। वर्क डन जब निकाला है कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया है, तो डेल Q/V। तो डेल Q निकालो, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कितना आ गया, फाइनल CV/2 माइनस CV, यानी माइनस CV/2। यही आया ना। ये जो माइनस है इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर में से चार्ज जा रहा है बैटरी की तरफ, यानी अब बैटरी पे काम हो रहा है, बैटरी काम नहीं कर रही। पहले केस में जब वो अनचार्ज था, यहाँ पे जब अनचार्ज था तब बैटरी काम कर रही थी चार्ज को घुमाने में। अब यहाँ पे बैटरी पे काम हो रहा है, इसलिए चार्ज क्या आया, नेगेटिव। देखो वर्क डन भी तो नेगेटिव आएगा, वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय बैटरी निकालो। सेकंड केस, बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा भाई, मैंने तुम्हें बताया है डेल Q/V, यही बताया है। डेल Q यस कितना मैम। आया है, डेल डेल Q कितना आया है, CV/2, CV/2 माइनस का V कितना है बैटरी का, V/2, तो बैटरी का V लिखो, V/2 कितना आ गया, CV²/4 नेगेटिव का। इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय बैटरी नहीं है, वर्क डन ऑन द बैटरी है। समझ में आई, क्या है, वर्क डन ऑन द बैटरी, इसलिए ये चार्ज नेगेटिव है। तुम्हें बस इसलिए ये तुम लोग पूछते कि नेगेटिव का मतलब क्या है, तो बस तुम्हें वो समझना है, बाकी कैलकुलेशन तो आती चली जाएंगी। तीसरा, हीट निकालो, हीट निकालो।
देखा कितना आसानी से हो गया सवाल, स्टेप बाय स्टेप चले गए। सीधा कहती थी हीट निकालो तो तुम लोग भूल जाते। लास्ट फॉर्मूला देख लो, ये रहा फॉर्मूला। वर्क डन का मेन फॉर्मूला स्टार मार्क वाला है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट। ठीक है, तो हीट किसके बराबर है? हीट इक्वल्स टू वर्क डन। तो पहले तो वर्क डन कितना है, माइनस CV स्क्वायर बाय 4। ये रहा हीट इक्वल्स टू वर्क डन माइनस माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो माइनस CV स्क्वायर बाय 4। यू फाइनल कितनी है भाई, यू फाइनल बताओ, यू फाइनल 1/2 C। V कितना हो गया, V स्क्वायर। इनिशियल कितना था, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मुझे इसका आंसर बता दो, हीट कितनी आ रही है, मैं मैच कर लेती हूँ इतना है कि नहीं। अनम्यूट करके आंसर बता दो, अनम्यूट करके आंसर। भाई आंसर क्यों नहीं निकल रहे तुम लोगों से? चैट पे लिखो फिर, चलो। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस मैम। एक मुझे एक बात बताओ, एक ही सुरेंद्र पढ़ता है क्या, बाकी के बच्चे क्या करते हैं? देखो सब लेफ्ट करके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, फिर ज्वाइन करेंगे 2-2 मिनट में। नेटवर्क इशू हो रही है सबके? No, ma'am. चलो सॉल्व करो, क्या आया है आंसर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो। जो ये लेफ्ट कर करके जा रहे हो ना, फिर ये पढ़ने को नहीं मिलेगा इसको। जैसे ही लगता है कि मैडम वापस आ रही है, छोड़ के चले जाते हैं क्लासेस। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो हीट की जो वैल्यू आई है, सुरेंद्र कितनी आ रही है? मैम एरर आ गया, थोड़ा दोबारा करेक्ट किया, अभी कर रहा हूँ। देखो कितनी आ रही है, CV स्क्वायर बाय 8 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा CV स्क्वायर बाय 8। माइनस नहीं आएगा? माइनस में तो नहीं आ रहा आंसर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हुई थी। पॉजिटिव नहीं आ रहा है। चलो अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में।
इसमें देखो क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी वोल्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हैव एरिया ए एंड डी इज द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में डी डिस्टेंस का सेपरेशन है। नाउ स्विच इज कनेक्ट टू द कैपेसिटर विद द बैटरी। अब इसको क्या करा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स स्लोली रिड्यूस टू d/2। अब देखो क्या किया, इसकी जो डिस्टेंस थी उनको स्लोली क्या कर दिया, d/2 रिड्यूस कर दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जिसने इस प्लेट्स को क्या किया है, स्लोली रिड्यूस किया है। ठीक है, तो वर्क निकालना है। तो क्या करोगे, टोटल वर्क डन, कौन सा वर्क डन है, सारा कंजर्वेटिव है ना, सारा वर्क डन। तो क्या लिखो, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। बैटरी का वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू जो भी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्लोली रिड्यूस है तो यहाँ हीट नहीं लगाएंगे। देखो फॉर्मूला देखो, अभी तक क्या करते थे, वर्क डन निकाला है बाय बैटरी, क्योंकि सिर्फ बैटरी वर्क कर रही थी, तब हम लोगों ने क्या लगाया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। तो ये क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगाया है। इस केस में भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, बट यहाँ पे बैटरी के साथ साथ और कौन काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट भी काम कर रहा है। तो देखो, तो वर्क डन बाय बैटरी, ऐसे लिखो, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अब देखो हीट का क्या होगा, अगर स्लोली रिड्यूस किया है तो जब कोई भी प्रोसेस बहुत स्लोली होती है, तो तुमने पढ़ा है स्लोली जो प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट लॉस नहीं होता, तुम सबने पढ़ा है। स्लो प्रोसेस आर एडियाबैटिक प्रोसेस, और वहां पे हीट लॉस इज जीरो। तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो बस बैटरी से वर्क डन निकालना तुम्हें आता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी तुम्हें निकालना आता है, और फिर उससे क्या करोगे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये करना है। बट यहाँ पे ध्यान रखना सी का, कैपेसिटेंस का। मैंने क्या बोला है, कैपेसिटेंस कब चेंज होगा, जब डिस्टेंस और एरिया में फर्क आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस में फर्क आ चुका है, तो दोनों केसेस के लिए सी और सी डैश निकाल लेना। ठीक है, जब क्यू निकालोगे तो देखो क्यू इनिशियल कितना है भाई, इनिशियल कितना है, सी वी। तो कैपेसिटर कितना है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पोटेंशियल कितना है, वी है। ठीक है, क्यू फाइनल की बात करूं, क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, सी वी ए एप्सिलॉन नॉट, डी कितना हो चुका है, d/2। तो डी यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, वी। अब वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बताओ, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल यानी डेल क्यू कितना है बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी ये हो गया तुम्हारा सी वी। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी हो गया। अच्छा, अब ये तो क्यू है ना, सिर्फ क्यू है, डेल क्यू है, बी से मल्टीप्लाई करना अभी बाकी है, बी से भी मल्टीप्लाई करो भाई, स्क्वायर हो जाएगा, कोई गल नहीं, हो गया सी वी स्क्वायर। बैटरी का वर्क डन निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यू फाइनल कितनी हो जाएगी, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। फाइनल में कितना हो गया था हमारा, d/2, तो ये 2 चला गया यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट डी वी स्क्वायर, तो ये कट गया, कितना आ गया, सी वी स्क्वायर। इनिशियल कितना था, 1/2
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वायर, तो यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना है, सी वी स्क्वायर, कितना आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर। चेंज कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल करो, सी यू इनिशियल, फाइनल वाला बड़ा है सी वी स्क्वायर, 1/2 इनिशियल वाला तो यानी 1/2 सी वी स्क्वायर है ना। तो अब Yes, इस इक्वेशन में रख के देखो अब वैल्यूज, मुझे आंसर बताओ। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, सी वी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी कितना आ रहा है, 1 फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 1/2 सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कितना आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर आ गया। 1/2 CV। भाई यहाँ तो देखना एक बार नेगेटिव का नेगेटिव का साइन आ रहा है यहाँ, मैम पॉजिटिव CV स्क्वायर माइनस 2 सी वी स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1/2 सी वी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी होती है तो हमेशा हम उसको क्या मान लेते हैं, नेगेटिव वर्क डन मान लेते हैं, ठीक है। तो बस वही है, मैग्नीट्यूड आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर। डन यहाँ तक, डन मैम। समझ आ गया आराम से, यस मैम। यस मैम। देख लो इसी तरीके से करनी है, बस ये मेन फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। अगर एक्सटर्नल वर्क की बात हो तो वर्क में एक्सटर्नल वर्क ऐड कर दो प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लो ये रैपिड प्रोसेस होती तो प्लस हीट भी आ जाता क्वेश्चन में। तुम्हें आना चाहिए कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे, एक सेकेंड, फटाफट बताना, ठीक है, फटाफट। ये एक ही कैपेसिटर है बट यहाँ पे इसका स्विच है, ये S1 स्विच है, ये यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, सॉरी ये बैटरी है, ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 वोल्ट की ये 2 वोल्ट वाली बैटरी है, यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है जिसे नाम दिया है S2। अब बोला है एनी टाइम S1 स्विच इज ओपन, किसी टाइम पे S1 को ओपन कर दिया बट S2 को क्या कर दिया, क्लोज। जब S2 को क्लोज करोगे तो ये जो है आपका जो S1 ये है आपका कैपेसिटर, ये किसके अलोंग कनेक्ट हो गया, 2 वोल्ट वाली बैटरी के अक्रॉस, है ना, ये क्लोज हो गया। तो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो गया होगा, पहले की वजह से सीवी चार्ज, यहाँ पे माइनस सीवी चार्ज, बस यही है। अब मुझे हीट बता दो कितनी हो गई, हीट जनरेटेड फटाफट। फिर उसके बाद हीट का एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूंगी, एकदम छोटा सा, मजा आ जाएगा। वही पहले तो क्यू निकालो कितना हुआ, मतलब वर्क डन बाय बैटरी निकाल लो, फिर इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और आंसर आ जाएगा। ये तुम ही करोगे, 5 मिनट लो 7 मिनट लो और आंसर बताओ। मैम CV स्क्वायर। Here.
नहीं नहीं, सीवी स्क्वायर नहीं है, थोड़ा और देखो, कैलकुलेशन करो। हाफ सीवी देखो पहले चार्ज कितना था सीवी, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल था बी, दोबारा अब बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया 2v, तो फाइनल जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 2cv, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा फिर cv क्यू का, फिर बैटरी का वो निकालोगे वर्क डन तो कितना आ जाएगा cv स्क्वायर, पर पोटेंशियल कितना है 2, तो कैपेसिटर का c और बैटरी का 2v, तो कितना आ गया 2cv स्क्वायर। करो ऐसे, बहुत आसान है भाई, मैं नहीं बता रही, सेम सेम चीजें ही तो है। हीट पे क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। then 1/2 CV square। हाँ करेक्ट, क्या आंसर आया है 1/2 CV स्क्वायर, किसका आंसर आया है ये? गौरव का आया है। ये बाकियों को कैसे इशू हो रहा है? हाँ कशिश बोलो। मेरा कशिश का भी यही आ रहा है, ठीक है। दिव्यांश तुम्हें कैसे स्क्रीन नहीं दिख रही? अभी भी नहीं दिख रही क्या? चला गया क्या दिव्यांश क्लास छोड़ के? नेटवर्क इशू है, चलो कोई नहीं। वेरी गुड, जिसका 1/2 CV स्क्वायर आया है, वेरी गुड। अब चलो एक बार तुम्हें एक स्मॉल छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ हीट के लिए। कहोगे मैम इतना बड़ा क्यों निकलवाना सिखाया, फिर अगर ऐसे ही कोई छोटी सी ट्रिक भी थी तो। देखो अगर क्वेश्चन में सीधा हीट के लिए आता है कि हीट निकालनी है, तो क्या करना, सिर्फ डायरेक्ट हीट का फॉर्मूला आए तो क्या करो, चेंज इन क्यू निकालो कैपेसिटर पे, उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय सी कर दो, ठीक है। अब इसमें देखो बैटरी पे कितना क्यू था, यहाँ पे इनिशियली सीवी था क्यू, फाइनल क्यू कितना हो गया 2cv 2cv, कितना आ गया क्यू हमारा, डेल क्यू कितना आ गया सीवी। cv एक सेकेंड फॉर्मूला को दोबारा चेक कर लेती हूँ, शॉर्टकट क्यू स्क्वायर बाय 2c है, सॉरी क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। अब देखो कितना आ गया हमारा सी स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, सी से सी कट गया, कितना आ गया 1/2 CV स्क्वायर, यही आया सबका। अब ये वाला फॉर्मूला पुराने दो जो क्वेश्चंस करे हैं उन पुराने दो क्वेश्चंस में लगाओ, चलो यहाँ पे, यहाँ सुनो, यहाँ नहीं लगाओ, इसमें तो देखो एक बार इसमें लगा के देखें, बट यहाँ पे क्यू में चेंज के अलावा यहाँ तो एक्सटर्नल वर्क पूछा है, हीट तो 0 है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ देखना चेंज इन क्यू, पहले कितना था CV, बाद में कितना हो गया था CV/2, CV/2, तो देखो कैसे निकालोगे, पहले CV था फिर कितना हो गया CV/2 हो गया, तो यानी चेंज इन क्यू कितना हो गया डेल क्यू CV/2 मल्टीप्लाइड 2c, तो कितना हो गया ये, c से c कैंसिल, देखो c स्क्वायर v स्क्वायर था ना, और क्यू स्क्वायर ये था, हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास 1/8 CV स्क्वायर ये आ रहा है। मैंने कितना बताया था कितनी आएगी, ये देखो यहाँ भी देखो ये लिखा हुआ CV स्क्वायर, चलो लगाना इसमें लगाओ, इसमें लगाओ डेल क्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाओ डेल क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये हीट के लिए सबसे छोटा शॉर्ट ट्रिक है। अगर हीट आए तो डायरेक्ट डेल क्यू स्क्वायर बाय 2c कर दो, ना वर्क निकालना आ रहा, अगर ना पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, कुछ नहीं निकालनी, अगर सिर्फ हीट निकालना है तो डेल क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको लगाओ। इसमें देखो किस किस का आ रहा है 1/8 CV स्क्वायर, ये तो तुम देखो चुटकियों में कर सकते हो, पहले कितना था CV था, बाद में CV/2 हो गया, चेंज कितना आ गया CV/2, उसका बस क्यू स्क्वायर करो, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 4 और 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले में 2c, तो कितना आ गया 1/8 CV स्क्वायर। बताओ भाई मैच करा कि नहीं करा? यस मैम। yes ma'am अगर टाइम की कमी हो, देखो कॉन्सेप्ट जरूरी था, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, 20 क्वेश्चन यू कर ही नहीं सकते,
तो इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी था समझाना, जो मैंने तुम्हें समझा दिया है। शॉर्ट में करने के लिए, हीट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है डेल क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, कितना चेंज आया तुम्हारे चार्ज में उसको 2c से डिवाइड कर दो। ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक हर किसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। अगर 4 कैपेसिटर भी लगा दिए, ठीक है, चारों कैपेसिटर भी लगा दिए, तो सिग्मा कर दो कि हर कैपेसिटर कितना चेंज हुआ है और उनको समेशन करके डिवाइडेड बाय 2c कर दो। सबका आंसर सेम आना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी पे, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। देखो मैं निकलवा रही हूँ एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल के लिए निकालना। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, तो एनर्जी स्टोर्ड अभी जो हमने निकाली है कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड, उसका फॉर्मूला क्या था? U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। अब मुझे निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम, किसके लिए? पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो पैरेलल प्लेट है, अगर इन प्लेट्स का मैंने एरिया माना कितना, प्लेट्स का एरिया A मानो दोनों का, और डिस्टेंस कितना है D, तो इस प्लेट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? अगर मैं बात करूं, इस प्लेट की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट ठीक है, मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E। पोटेंशियल पूछूं कि V बताओ तो कैसे निकालोगे? अभी निकाला था जब V इक्वल्स टू ED, जब पहला प्लेट कैपेसिटर किया था, तो V की वैल्यू कितनी आई थी? ED। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे U में वो वैल्यूज रख दो इक्वेशन 1 में इनकी। U किसके बराबर आई? 1/2। पैरेलल प्लेट के लिए C कितना होता है? व्हाट इज कैपेसिटर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? A epsilon naught हाँ, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये अभी तो पढ़ा है। C की वैल्यू पुट हो गई, V की वैल्यू कितनी है देखो ED, तो ये हो गया E स्क्वायर D स्क्वायर। तो अभी तो सिर्फ एनर्जी आई है पैरेलल प्लेट के लिए, है ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितनी है? 1/2 CV स्क्वायर। तो कैपेसिटर का C रख दिया, पैरेलल प्लेट के लिए वॉल्यूम रख दिया, ये सॉरी पोटेंशियल रख दिया ED। तो देखो कितना आया? 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और D। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई भाई? देखो अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, वॉल्यूम कितना है? AD, तो A से AD ये कट जाएगा, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये हो गया AD, और डिवाइडेड बाय भी क्या है? AD है, तो ये कैंसिल हो गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। समझ आया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर सवाल आता है कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो टिक करके आओगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। चलो ये आ गया। अब ये सुनो, ये एनर्जी डेंसिटी हमने सॉल्व करी है पैरेलल प्लेट के लिए, पर स्फेरिकल के लिए भी यही आएगी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी फॉर स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर, तब भी तुम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आराम से टिक कर सकते हो। पैरेलल प्लेट के लिए भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? चलिए अब तुम निकालोगे फाइंड द, नहीं एनर्जी डेंसिटी नहीं, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व करोगे। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर मेड ऑफ द सिंगल स्फीयर। ठीक है,
फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, बस पोटेंशियल एनर्जी निकालो स्फेरिकल कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। देखो du बाय dv कितना आया है लास्ट क्वेश्चन से, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो u क्या थी तुम्हारी, देखो ये जो स्टोर्ड एनर्जी u है, ये कौन सी एनर्जी है, दिस स्टोर्ड एनर्जी कौन सी है भाई, u इक्वल टू 1/2 पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तुमसे यही पूछी है कि ये u निकालो, du कैसे निकालोगे, सॉल्व करो, मैं नहीं बता रही। du कैसे निकालोगे, देखो यही पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv वॉल्यूम, इसको इधर ले जाओ। स्फेरिकल प्लेट के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। dv क्या है, वॉल्यूम, du बाय dv क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ये है वॉल्यूम। अभी पिछले स्लाइड में देखो, तो ये यहीं से तुम लोग क्या निकालोगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, फाइंड द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, निकालो, E की वैल्यू रखो कितनी होगी, स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल प्लेट है उसके लिए कैसे निकालोगे, स्फेरिकल शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर ये स्फेयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, अगर उसका जो कैपिटल Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसके लिए बताओ, देखनी पड़ेगी, माइनस dv अपॉन dr, कितनी होगी, माइनस dv अपॉन dr। dv क्यों, जब कैपिटल Q गिवन है तुम्हें। देखो अभी मैंने तुम्हें आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कराया था, कंडक्टर कराया था, उसमें जब मैंने तुम्हें कराया था कि देखो ये हमारे पास कैपेसिटर है, सपोज इसकी रेडियस r है और इसमें तुमने Q चार्ज स्टोर कराया, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस है वो कहां तक जा रही थी, इनफाइनाइट तक जा रही थी ना, तो यहां से निकल रही थी और वो सिर्फ जा रही थी बाहर तक, मुझे नहीं पता वो कहां तक एंड हुई है, राइट। इसका Yes. कैपेसिटर, इसका ये है r, तो देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसी भी डिस्टेंस स्मॉल r पे, मान लो किस पे निकालने चाह रही हूँ, किसी भी डिस्टेंस r पे निकाल रही हूँ, तो देखो कितना हो जाएगा, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई E की वैल्यू। अब E का भी स्क्वायर है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बता सकते हो, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 pi r cube। स्फेरिकल कंडक्टर है ना, तो स्फेरिकल क्या होगा, स्फेरिकल ये होता है, एक होता है स्फीयर, एक स्फेरिकल जो शेल होता है उसका, स्फेरिकल शेल का, उसके पास सिर्फ थिकनेस होती है ना, उसका एरिया पूछ रही हूँ, उसका एरिया कितना होता है, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 4 r स्क्वायर। r स्क्वायर। ठीक है, 4 r स्क्वायर। तो अब ये पूरा जो यहाँ पे ये वॉल्यूम ये बना है, जिस वॉल्यूम में तुमने इसको अटैच किया है, इसका क्या हो जाएगा, 4 r स्क्वायर dr। ठीक है, dr तक, dv है ना, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, मान लो इसकी जो थिकनेस है यहाँ तक, ये कितनी है, छोटी सी dr, तो 4 r स्क्वायर एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाय इसकी ये थिकनेस कितना हो गया, dr। तो अब निकालो क्या होगा, सारी वैल्यूज पुट कर दी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, 4 से एक 4 कट गया तो सिर्फ 4 बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो सिर्फ r स्क्वायर बचा। ठीक है, इतना बचा। अच्छा, इस r स्क्वायर को यहाँ पे ले लो, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, डेरिवेटिव dr से लेके r स्क्वायर तक, क्योंकि देखो फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, r से लेके इनफाइनाइट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कहाँ तक स्टोर्ड होगी, पूरे कैपेसिटर में, पूरे स्पेस में, 0 से लेके जहां तक इसकी फील्ड लाइंस जाएंगी। और स्फेरिकल प्लेट की जो फील्ड लाइंस है वो मैंने बताया है,
मुझे भी नहीं पता। तो कहाँ से कहाँ लगाओगे, कहाँ से कहाँ वो लगाऊं, देखो आर से लेके इनफाइनाइट, यानी यहाँ से तुम्हारी वो क्या हो जाएंगी, ये निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी इसके सरफेस से। तो आर से लेके इनफाइनाइट तक तुम्हारी फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। तो कैपिटल आर से इनफाइनाइट तुमने इंटीग्रेशन करा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4π/0 1/r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -1/r का कितना होगा, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जाएगा जहां तक है, तो -1 इंफिनिटी करोगे तो ये 0 और ये प्लस का 1/r, तो ये हो गया 1/r। ठीक है, तो 1/8 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4π/0 r। So this is the stored potential energy of the spherical conductor, isolated conductor। ठीक है, ये कौन सा है, आइसोलेटेड है। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को परेशानी, कैसे किया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता ही है कहाँ तक जा रही है, किसी भी पॉइंट पे निकालो। देखो मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट तक जा रही है, मुझे तो किसी एक पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी कि इस वाले एरिया तक की निकाल लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस बना लिया, गॉसियन सरफेस पढ़ा है ना कि इस गॉसियन सरफेस तक की निकाल लेते हैं। तो मैंने कितनी निकाली कि इसके अंदर कितना फील्ड है, इसकी निकाली q/4π/0 r स्क्वायर। इस जो ये एरिया बनाया है, ये इसका तुमने वॉल्यूम लिख लिया 4πr स्क्वायर dr। ठीक है, उसके बाद अब तुम्हें चाहिए कि लिमिट्स कहाँ तक है, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, इसकी सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। तो मैंने आर से इनफाइनाइट तक की क्या लगा दी, आर से इनफाइनाइट तक की लिमिट्स लगा दी, जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट आया 1/8 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4। अच्छा, जब 8 यहाँ लिख दिया तो ये 4 हटा दो, 4π/0 r। गॉट इट, समझ आ गया भाई। Yes. चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये किसके लिए है, आइसोलेटेड के लिए है, ये याद रखना। अगर आइसोलेटेड ना होगे स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, अगर आइसोलेटेड ना होगे ये वो वाला स्फीयर होता कि ए और बी दोनों कनेक्टेड होते, फिर कैसे करते मुझे बताओ, फिर लिमिट्स क्या लगाते। देखो फिर क्या होती, अगर आपके पास वो वाले कैपेसिटर होते जो इस तरीके से थे, शेल वाले, उसमें जो फील्ड थी वो यहाँ तक थी, यहाँ तक है ना, इन दोनों के बीच में, इसमें, और तुम्हें चाहिए क्या, फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में ही स्टोर होगी। मान लो इस वाले स्फीयर की रेडियस ए होती और बाहर वाले की रेडियस होती बी, तो तुम देखो कहाँ से कहाँ लिमिट लगाते बच्चों, ए से बी तक लिमिट लगाते। ठीक है, ए से बी तक तुम क्या लगाते, लिमिट लगाते। और वॉल्यूम वॉल्यूम किसका लिखते, इस बाहर वाले का लिख लेते। ठीक है, यानी 4π/b², बस वही वाला। तो तुम्हारा क्या निकल जाता इजीली से, इस तरीके ये वाला भी निकल जाता, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कितनी हो। मैम, चलो अब आगे। हाँ बोलो। मैम ए में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। कैसे, ए रेडियस में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। हाँ तो वहां पे फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, उसके बाद से स्टार्ट लिमिट। मुझे तो मैंने तो उसके अंदर इंटीग्रेशन करते जाओ, तुम्हें मिलेगी नहीं, तो वहां 0 हो जाएगी, जहां से मिलना स्टार्ट करेगी वहां से ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेशक उसके अंदर 0 है, बट तो वहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो ना, ए से बी तक, जहां तक मिलेगा ही नहीं तो वहां तो 0 0 0, जहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा वो ऐड होता जाएगा। यस मैम। तो इंटीग्रेशन बट ए से बी ही करोगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखो ये पढ़ो, तुम्हारा कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा 2 या 3 दिन में, क्योंकि देखो तुमने सीरीज पैरेलल तो तुमने सीख लिया है ना करना, केवीएल केसीएल लगाने सीख चुके हो। अगर रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा दूं और तुमसे कह दूं कि इसका सीरीज पैरेलल निकाल दो, तुम आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, उस वाले कॉन्सेप्ट को मैं नहीं सिखाऊंगी,
केसीएल केवीएल दोबारा, क्योंकि वो तुम रेजिस्टेंस में सीख चुके हो। हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कैपेसिटर की चीजें हैं। शेयरिंग ऑफ चार्जेस देखो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या है। सपोज करो यू हैव टू कंडक्टर्स, यू हैव टू कंडक्टर्स, ये आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपने इस कंडक्टर की रेडियस है मान लो R1 और ये कंडक्टर है सेकंड, इसकी रेडियस है R2। इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो है C1, इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो है C2। इस कंडक्टर के पास जो चार्ज है वो Q1 और इस कंडक्टर के पास जो चार्ज है वो Q2 है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल भी अलग अलग होंगी, दोनों अलग अलग चार्ज पे हैं। तो मान लो इस वाले का चार्ज पोटेंशियल V1 है, इस वाले का पोटेंशियल V2 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों कंडक्टर्स किसी एक वायर से कनेक्ट कर दिए। सेकंड, नाउ यू कनेक्ट these two conductors by a wire। वायर से क्या कर दिया भाई, कनेक्शन कर दिया। अच्छा, रेडियस तो सेम ही रहेगी, ये तो है नहीं कि कनेक्ट कर दिए तो इनका छोटे बड़े हो जाएंगे कंडक्टर्स, ठीक है। तो R1 और R2 रेडियस क्या रहने वाली है, सेम। अच्छा, कैपेसिटेंस ये C की वैल्यू चेंज होगी, बताओ क्या C1 C2 की वैल्यू चेंज होगी? यस मैम, मैम होगी। कौन है ये होगी वाला? कैपेसिटेंस की वैल्यू क्यों चेंज होगी? क्या आपने कैपेसिटर की रेडियस कम करी है? किस पे डिपेंड करता है? C आइसोलेटेड कंडक्टर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सिर्फ रेडियस पे। रेडियस चेंज हुआ, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे भी R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ भी R2 है, तो कैपेसिटर थोड़ी ना चेंज होगा। कितना रहेगा? C1 और C2 ही रहेगा, यस मैम। ठीक है। कैपेसिटर कब चेंज होगा? जब डिस्टेंस में चेंज आएगा, डिस्टेंस, एरिया, इन सब चीजों में चेंज आएगी तभी कैपेसिटर चेंज होगा। Q और V की वॉल्यूम V पे कभी भी कैपेसिटर चेंज नहीं होगा, ये याद रखो। तो देखो C1, ठीक है, ये लिख दिया, और ये C2 हो गया। जब आप लोगों ने इसके को वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या फ्लो होगा? चार्ज। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो होना, ट्रांसफर हो जाएगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक उन दोनों के बीच का, जब तक उन दोनों के बीच का, हाँ, जब तक उन दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक तुम्हारा चार्ज फ्लो करता रहेगा। ठीक है, चार्ज फ्लो करता रहेगा। जब अब क्या होगा, अब तुमने कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम। मान लो इसका भी V और इसका भी पोटेंशियल V, कि भाई कंडीशन है पोटेंशियल तो सेम होना ही है, तभी चार्ज क्या हो जाएगा? रुकेगा। तो ये पोटेंशियल दोनों सेम पोटेंशियल हो गए। मान लो फाइनल चार्ज ट्रांसफर होने के बाद, मुझे नहीं पता किस में से चार्ज गया है, आई डोंट नो, तो इसका चार्ज हो गया भाई Q1 डैश और इसका चार्ज हो गया फाइनली Q2 डैश, ठीक है, ये फाइनल चार्ज है। अच्छा, पर एक बात बताओ, जो टोटल इनिशियल चार्ज है वो टोटल फाइनल चार्ज के बराबर ही रहेगा? बताओ, जो इनिशियल जो टोटल चार्ज था विच इज Q1 प्लस Q2, ये इनिशियल चार्ज है ना, देखो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज क्या कहीं से और चार्ज तो आएगा नहीं, टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो फाइनल चार्ज भी इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो चार्ज की कंजर्वेशन की वजह से, मान लो इस पे पहले 5 कूलम चार्ज था, सपोज करवा रही हूँ, इस पे 5 कूलम चार्ज था और इस पे कितना चार्ज था? 2 कूलम चार्ज। तो देखो 5 कूलम से चार्ज इसके पास जाएगा, किसके पास? Q2 के पास। और कब तक जाएगा? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, पर टोटल चार्ज तो यही रहेगा, 5 + 2 7। अब वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो,
तो यानी इनिशियल चार्ज हमारे फाइनल चार्ज के बराबर ही होंगे। इस तरीके से लिख लिया तुम लोगों ने? ये चीज याद रखो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज क्या रहने वाले हैं, सेम। अब आएगा कि न्यू चार्ज कितना हुआ, ये जो Q1 डैश की जो वैल्यू आई है ये कितनी आएगी। तो देखो इसको कैसे करोगे, एक बार देखो यहाँ पे Q किसके बराबर है, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो Q1 डैश और Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश करो। Q1 डैश किसके बराबर है, CV। C कितना है इसका, C1 बताओ कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। B से तो B कैंसिल हो गया, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, C1 बाय C2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C2 कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना है R2, तो कितना आ गया R1 बाय R2। तो Q1 डैश और Q2 डैश किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर रेडियस। यहां तक समझ आया? ये तो आया रेशियो। एक्चुअल चार्ज की वैल्यू देखो, अगर तुम Q1 डैश को यहाँ रखोगे, Q2 डैश को भी वहां ले जाओगे तो भी आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि Q2 डैश भी चाहिएगा। नए चार्ज कैसे निकालोगे, इसका आंसर देखो, नए चार्जेस कैसे निकालोगे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर का। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्या आया देखो, Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल्स टू R1 बाय R2, दोनों तरफ 1 से ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाय Q2 डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाय R2, यही आएगा। अब देखो जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है वो तुम्हारे किसके चार्ज के बराबर है, Q इनिशियल, है ना, दोनों के Q इनिशियल के बराबर है। तो यहां मैं क्या लिख सकती हूँ, Q1 डैश को Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q2 डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाय R2। Q2 डैश की वैल्यू निकालो, निकालो कितना आएगा, मैम एक डाउट भी था। बोलो। मैम जरूरी है कि 1 से ही प्लस करेंगे और कोई नंबर? ये इसलिए क्या है ना, क्योंकि मेरे को ये वाला डिजिट यहाँ मिल जाए ऐड करने से। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तुम 2 से कर लो, फिर तुम्हें बड़ा इतना क्यों करना है, फिर यहाँ पे ये 2Q1 डैश आएगा, फिर तुम इसको Q1 प्लस Q2 नहीं लिख पाओगे। मेरा काम था कि इसको इनिशियल चार्ज के साथ लिख सकूं, क्योंकि इनिशियल चार्ज मुझे गिवन होगा, मुझे निकालना क्या है, फाइनल। तो मैंने देखो निकाल लिया Q2 डैश, यहाँ पे कितना आ गया R2, तो ये आ गया तुम्हारा Q2 डैश की वैल्यू। किस पर डिपेंड कर रही है, देखो रेशो क्या आया है, टोटल इनिशियल चार्ज R2 बाय R1 प्लस R2, टोटल इनिशियल चार्ज यानी QI इनिशियल टोटल। ऐसे ही Q1 डैश आ जाएगा, किस पे डिपेंड कर रहा था, R1 पे, तो R1 बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय Q टोटल इनिशियल। ठीक है, तो Q1 डैश भी आ गया तुम्हारे पास और Q2 डैश भी आ गया। तो फाइनल चार्ज तुम निकाल पाओगे। अगर क्वेश्चन आएगा कि दो कंडक्टर्स हैं, रेडियस ये है फलाना, दोनों को चार्ज से वायर से कनेक्ट कर दिया, तो नए चार्ज जो न्यूली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। देखो R2 ये Q2 चार्ज है, तो इसी की रेडियस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और जो टोटल चार्ज है वो, ये फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला याद हो गया, चलो ये क्वेश्चन करो, ये वाला अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर निकालो कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। पहला पॉइंट, बस पोटेंशियल रहने देना, अभी सिर्फ पहला पॉइंट करो। दिस पॉइंट, दो स्फीयर हैं, एक 6 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर। चार्ज है कितना चार्ज है,
दोनों के पास सेम चार्ज है, कितना 3 × 10⁻⁸, इस पे भी 3 × 10⁻⁸। कीप्ड वेरी फार, दोनों बहुत दूर रखे हुए हैं। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अब दोनों को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, सेंटीमीटर और इसका 12 सेंटीमीटर। चलो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। देखो रेडियस अलग है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल अलग होने से चार्ज सेम है, तो ये मत करना चार्ज सेम है तो दोनों कंडक्टर्स पे चार्ज सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का मेन रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा आर पे, रेडियस। ठीक है। रेडियस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, Q इक्वल्स टू CV है तो Q/C, C किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, तो इनडायरेक्टली V भी उसी पे डिपेंड कर रहा है, तो उस वजह से टोटल चार्ज निकालो। अरे फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे। ये A मान लो, ये B, तो A का देखो कैसे निकालोगे, इसकी रेडियस 6, टोटल रेडियस 6 + 12 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, देखो कितना है, 3 × 10⁻⁴। इसका और इसका चार्ज प्लस कर दो, कितना होगा, 6 × 10⁻⁸, यस मैम। 6 × 10⁻⁸। तो ए बॉडी का जो चार्ज आया न्यू Q' कितना आ गया, 6/18, 6 6 36, 18 2 36, और ये 10⁻18, तो आ गया 2 × 10⁻18। अब देखो बी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, और 12 है ना, 12 यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 6 × 10⁻18, ठीक है। 12 6 72 2 बाय 18 इंटू 10⁻8, 18 की 72 कितने पे गया, 6 टाइम्स पे या 4, 18 4 जा, 7। ठीक है, 4 × 10⁻8 कूलम। अब ये है तुम्हारे नए चार्जेस, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, नए चार्ज फाइंड कर सकते हो। अच्छा अब देखो चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, मुझे बताओ, A to B या B to A, डायरेक्शन भी पूछिए ना, डायरेक्शन A से B गया या B से A आया, B से B2 है। वेरी गुड, A to B गया, क्योंकि A वाला चार्ज देखो कितना था, 3, 3 से कितना हो गया, 2, यानी चार्ज कम हो गया, और B वाला 3 से 4 हो गया यानी बढ़ गया, तो चार्ज कहाँ से कहाँ गया है, हमारा A to B चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, इजी। ये तो फॉर्मूला रट लो, इस ये वाला कितना चार्ज किस वैल्यू से ट्रांसफर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा अब पोटेंशियल पे आ जाओ, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, चार्ज कंजर्वेशन, जो अभी तुम लोगों ने लिखा था ना, कि इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज Q' + Q2'। Q1 किसके बराबर है, C1 V1 + C2 V2, देखो मैंने यही माने हुए हैं। पोटेंशियल कितना माना है, V1 V2 इनिशियली, तो Q1 की जगह क्या रख दिया मैंने, C1 V1 = C2 V2। Q1' कितना हो जाएगा भाई, C1, पोटेंशियल दोनों के देखो सेम हो गए हैं, फाइनल V पे पहुंच गए हैं, V + C2 V। तो देखो क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, इसको लिख लो C1 + C2, और ये आ गया आपका V। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, C1 V1 + C2 V2 बाय C1 + और V की वैल्यू, जो कॉमन पोटेंशियल अगर पूछेगा कि कॉमन पोटेंशियल कितना हुआ जब चार्ज स्टॉप हुआ, ये C1 V1 C2 V2 क्या है, टोटल चार्ज, यानी टोटल इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2। तो ये आपको बस चार्ज कंजर्वेशन याद रखना है कि चार्ज कंजर्वेशन लगाना है,
तो चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो क्यू से तो पता ही चल जाएगा कि सी और बी की वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में बी निकालो, फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, फाइनल पोटेंशियल निकालो। फाइनल पोटेंशियल क्या है, पार्ट बी करो, ए है ना, अब बी पार्ट। अच्छा बता देना मुझे एक बारी। हाँ। फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, हर स्फीयर का पोटेंशियल पूछा है। तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, क्यू तुमने निकाल ही लिया, V तुम्हें पता ही है। चलो ए का निकालो, ए जो स्फीयर है उसका। तो देखो Q इक्वल्स टू सी वी, फाइनली क्या हो गया, फाइनल निकालना है तो Q डैश सी वी। तो V कितना हो गया, V इक्वल्स टू क्यू डैश बाय सी। क्यू डैश कितना है भाई आपका, 2 इंटू 10⁸ माइनस, यही है क्या। सी कितना है, सी बताओ, 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी 6 इंटू सेंटीमीटर में है तो मीटर में करो, 10⁻²। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दोगे, 9 इंटू 10⁹। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। बी वाला का भी बताना कि बी का कितना है। कोई भी फॉर्मूला लगा दो, कॉमन पोटेंशियल ही तो निकालना है। देखो अगर क्यू डैश की वैल्यू गिवन हो, तुमने सॉल्व कर ली हो, तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल सबसे आसान है, एक से ही निकल गया, क्यू डैश इक्वल्स टू सी वी। क्या आंसर आ रहा है, ये बहुत स्लो तुम्हारी कैलकुलेशन है, इतनी स्लो नहीं, ये तो बहुत आसान था। थ्री थाउजेंड वोल्ट। वेरी गुड, कितना आ रहा है, 3000 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आया है, दूसरे के निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉमन पोटेंशियल है, तो दोनों का सेम ही आने वाला है। कितना आया है, 3K वोल्ट, यानी 3000 वोल्ट। वेरी गुड। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हमने फाइनल पोटेंशियल निकालना सीख लिया, न्यू चार्ज निकालना सीख लिया। एक चीज बच गई है, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो एनर्जी लॉस से समझ गए होंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दो बॉडीज है, यू इनिशियल कितनी थी बताओ, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, यही थी भाई सी और बी की टर्म्स में। फाइनल कितनी हो गई, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B स्क्वायर। वो फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये आ गया आपका एनर्जी लॉस। फाइनल देखो कितना आ गया, 1/2, अगर v को कॉमन ले लिया तो ये बचा C1 प्लस C2। यू इनिशियल देखो कितना हो गया, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो कितना आया एनर्जी लॉस, इसको सॉल्व करो भाई। देखो 1/2 C1 प्लस C2,
अब बी की वैल्यू भी निकाली है तुमने, देखो यहाँ पे ये निकाला है ना बी, C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी पुट करोगे वी की। तुम्हें रिजल्ट याद करना है सीधा, ठीक है, रिजल्ट याद रखना है एनर्जी लॉस का, वही रिजल्ट लगाना है हर कहीं। फाइनल रिजल्ट सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2, ठीक है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एनर्जी लॉस, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, C1 C2 भी होगा और V1 V2 भी होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ना तो Q पे डिपेंड कर रहा है ना किसी पे, तो तुम बहुत आसानी से C1 और V1 की इनिशियल वैल्यू से चेंज इन एनर्जी लॉस निकाल सकते हो। कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन द कैपेसिटर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैपेसिटर में कैसे होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक क्वेश्चन है, इफ यू वांट ट्राई सॉल्व कर लो, अभी तो 5-1 मिनट है, अदरवाइज घर से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं कवर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस से लेके एनर्जी डेंसिटी से लेके हीट लॉस तक, ठीक है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ टॉपिक। इसके आपको मैं वो मॉड्यूल्स शेयर कर दूंगी कैपेसिटर के, वहां से आपको क्या करने हैं, डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है। हो सके डीपीपी सॉल्व करिए, मोस्टली टॉपिक्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर के बाद क्या स्टार्ट कराना है तुम लोगों का, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? क्या पता नहीं क्या कह के साइलेंट हो गए। नेक्स्ट क्लास 2-3 दिन में कैपेसिटर कंप्लीट करेंगे, फिर बाय मैम। बाय एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय।